कंपटीशन के दृष्टि से देखा जाए बच्चों तो ये जो है चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है बच्चों इससे क्रिएट होता है और उतना ही आसानी से आप सीखेंगे बशर्ते वीडियो को कंप्लीट रूप से देखेंगे। छोटा छोटा वीडियो तो बनाते हैं बच्चों, आसानी से देख सकते हैं। तो बच्चों इसको समझने के लिए हम लोग तराजू बनाते हैं, क्योंकि आसानी से समझना है तो वीडियो देखिए, है ना। ये रहा बच्चों आपका तराजू। अब यहाँ एक पलरा जो है बच्चों इधर लटक रहा है और एक पलरा जो है बच्चों इधर लटक रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे कि 5 किलो का बटखारा इस पर रख दीजिए और इस पर भी 5 किलो का बटखारा रख दीजिए, और आप बताइए किधर झुकेगा, लेफ्ट झुकेगा कि राइट झुकेगा? बिल्कुल फिक्स रहेगा, यानी रेस्ट में रहेगा, इसमें कोई हलचल नहीं होगा, यानी रुका हुआ रहेगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, है? लेकिन बच्चों ये केमिस्ट्री में रुकने वाला नहीं है ना, केमिस्ट्री में हमेशा चलते रहना है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग देखते हैं, एक बकेट को लेते हैं और इसमें जो है वाटर लेवल यहाँ तक भर देते हैं, यहाँ तक भर देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि एक जो है कल ऊपर से डाल देते हैं और एक जो है कल यहाँ डाल दिए। अब कहता है जितना वाटर ऊपर से गिरेगा, है ना, उतना ही वाटर नीचे से बाहर निकलेगा। अब बताइए वाटर लेवल सेम रहेगा कि घटे बढ़ेगा? बिल्कुल सेम रहेगा, यानी वाटर लेवल सेम रहेगा, है ना। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं? चलता फिरता बिल्कुल हो रहा है, और ऐसे इक्विलिब्रियम का नाम है बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रियम, चलता फिरता इक्विलिब्रियम, है ना। अब यहां बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऊपर से जो वाटर गिर रहा है ये जो हो गया आपका फॉरवर्ड, अब फॉरवर्ड बोले तो रिएक्टेंट, और ये जो है बच्चों ये बैकवर्ड प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है इक्वल होगा किसके? बैकवर्ड रिएक्शन के स्पीड के। और यही इक्विलिब्रियम बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब सवाल क्रिएट यहाँ ये होता है, क्या सभी प्रकार के केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम दिखाई देगा? तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के टाइप। पहला है बच्चों इररिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है ना। तो यहां लिखेंगे द रिएक्शन प्रोसीड्स in only one direction। अब only one direction में बच्चों यहां लिख दीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, और इस प्रकार के रिएक्शन जो है बच्चों अटेन नहीं करता है इक्विलिब्रियम स्टेट को, हमेशा याद रखें। एग्जाम्पल में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें पीपीटी बनता हो, जैसे है बच्चों NaCl प्लस AgNO3 एक्वस है, ए बनता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस AgCl का पीपीटी, क्या बनता है?
पीपीटी। ये जो है बच्चों इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और देखिए न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा तो कहता है एसिड और बेस मिलेगा, साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे HCl है प्लस NaOH है, ये बना देगा NaCl, नॉर्मल साल्ट है, प्लस H2। यहाँ एक लाइन लिख दीजिए बच्चों, डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट एक ही डायरेक्शन में होता है तो इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन नहीं करता है। बच्चों यहां तक नोट कीजिए। अब जो है बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को यही जो है बच्चों अटेन करता है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड टू बैकवर्ड और बैकवर्ड टू फॉरवर्ड होता है। यानी द रिएक्शन which proceeds in both direction, यानी ये रिएक्शन जो है बच्चों दोनों डायरेक्शन में होता है ना। कहता है इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वेसल इज क्लोज्ड। कहता है तभी पॉसिबल होता है जब वेसल जो है पूरी तरह से बंद रहता है, खुला ओपन वेसल में नहीं होगा। एग्जाम्पल में बच्चों N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल डैश देंगे 2NH3 है ना। इसी प्रकार से बच्चों ये जो है आपका फॉरवर्ड है और ये जो है बच्चों आपका बैकवर्ड है ना। इसको जो है रिएक्टेंट बोलेंगे, रिएक्टेंट, और इसको प्रोडक्ट बोलेंगे, प्रोडक्ट। कहता है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज घटता है एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज बढ़ता है। आफ्टर सम टाइम्स बोथ आर बिकम्स इक्वल, कुछ समय के बाद दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसी कंडीशन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब बच्चों इसको ग्राफ से हम लोग समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं। ये जो है बच्चों आपका टाइम है और ये है आपका रेट। अब यहाँ क्या कहता है कि द रेट ऑफ, और जैसे जैसे समय जाएगा लगेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, घटेगा। यानी ये जो है टाइम अगर 0 है तो बैकवर्ड यहाँ है और फॉरवर्ड यहाँ है। जैसे जैसे समय लगेगा ये जो है बच्चों आपका घटेगा और ये है आपका बढ़ेगा, और दोनों जो है इक्वल हो जाएगा। जिस टाइम पर ये दोनों इक्वल होगा उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम। ये रहा बच्चों आपका फॉरवर्ड और ये रहा आपका बैकवर्ड। यही बच्चों क्या है, ग्राफ है। अब बच्चों कंसेंट्रेशन का ग्राफ देखते हैं। ये रहा कंसेंट्रेशन और ये रहा आपका टाइम। अब इस रिएक्शन में देखते हैं N2 है तो कहता है कंसेंट्रेशन घटता है, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है,
इक्वल हो जाता है, फिर कंसेंट्रेशन घटता है, इक्वल हो जाता है। और यहाँ जो है ये प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन है, ये बढ़ता है, फिर क्या हो जाता है, इक्वल यानी कांस्टेंट हो जाता है। ये रहा बच्चों आपका N2 का, ये रहा H2 का, और ये रहा आपका NH3 का। यानी द कंसेंट्रेशन ऑफ reactant and product becomes constant इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन हो या प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन हो, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही है बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको जो है बच्चों पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया on the basis of process। कहता है प्रोसेस के आधार पर इक्विलिब्रिया को दो पार्ट में बच्चों बांटा गया है। पहला है फिजिकल प्रोसेस है ना, यानी इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस called फिजिकल प्रोसेस। कहता है कि इक्विलिब्रियम जब फिजिकल प्रोसेस में है, एग्जांपल में बच्चों H2O है, लिक्विड है, अरे रिवर्सिबल डैश दीजिएगा और ये कन्वर्ट होकर के गैस बन रहा है, यानी इसमें जो है फेज आपका चेंज हो रहा है ना। दूसरा है केमिकल प्रोसेस यानी इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस कॉल्ड केमिकल प्रोसेस। अब इसमें बच्चों H2 है जो कि गैसियस अवस्था में है, Cl2 है, ये भी गैस है, रिवर्सिबल डैश देंगे 2HCl, ये भी गैस है, एक ही फेज में है बच्चों, इसको क्या कहेंगे, केमिकल प्रोसेस। इसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट में बच्चों इस दो टाइप का होता है। पहला है हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम, और दूसरा है बच्चों होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस मीन्स क्या हुआ, हेट्रोजेनियस मीन्स हो गया भी समान, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट फेज में। एक डिफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन रिएक्टेंट and
प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेज यानी अलग अलग फेज में हो। एग्जांपल में देखिए Fe आयरन जो है बच्चों सॉलिड है, इसका रिएक्शन करवाइए H2O से, ये गैसियस स्टेट में है, ये बनता है Fe3O4 है ना, ये सॉलिड है प्लस H2 गैस है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कर दीजिए 4 और यहाँ भी कर दीजिए 4 है ना, बैलेंस हो गया। नहीं हुआ तो देख लीजिएगा। अब इसमें कहता है वेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज, एक ही फेज में हो, सेम फेज। अब इसके लिए बच्चों एग्जांपल में देखते हैं, H2 है गैस है, Cl2 है गैस है, रिवर्सिबल डैश दीजिए 2HCl, ये भी गैसियस अवस्था में है, यानी सभी सेम फेज में है। इसको क्या कहेंगे बच्चों, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। बच्चों यहां तक नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं बच्चों। N2 + 3H2 रिवर्सिबल डैश देंगे 2NH3। अब ये जो है बच्चों आपका जो है फॉरवर्ड है और ये आपका क्या है, बैकवर्ड है। कहता है इसको रिएक्टेंट कहेंगे, जो प्रतिक्रिया में भाग लेगा, प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा, उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, है ना। अब थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम जान लीजिए बच्चों। ए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है जो कि समय के साथ घटता है, एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन समय के साथ बढ़ता है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, बोथ आर बिकम्स इक्वल, दिस कंडीशन इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पहला पॉइंट तो बच्चों हम लोग इसी को लिखेंगे, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन equal to the rate of backward reaction, है ना। जैसे मान लिया बच्चों ए है रिवर्सिबल डैश, बी है रिएक्शन है, तो कहता है कि आर ए जो है इक्वल होगा आर बी के, आर एफ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम can be attained only in closed system, वेसल भी लिख सकते हैं, सिस्टम at a given टेम्परेचर। अब ये क्या है बच्चों, तो कहता है कि इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड वेसल्स में होगा। अगर ओपन रहेगा, कोई भी गैस है तो गैस तो बाहर निकल जाएगा, तो हमेशा इक्विलिब्रियम को देखना है, सिस्टम को क्लोज लेना है ना। इसके बाद इट इज डायनामिक इन नेचर। अब बच्चों इसको समझने के लिए एक बकेट को ले लीजिए, इसमें वाटर लेवल जो है बच्चों यहाँ तक डाल दीजिए, ये आपका वाटर लेवल है। अब यहाँ से एक नल को लगा दीजिए और एक नल यहाँ से लगा दीजिए। अब कहता है वाटर मोलिक्यूल्स जितना ऊपर से गिर रहा है उतना ही वाटर मोलिक्यूल्स नीचे से गिर रहा है।
यानी इसमें जो है बच्चों हलचल हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ऊपर से गिर रहा है, ऊपर से जा रहा है, नीचे से जा रहा है। लेकिन वाटर लेवल क्या है, बढ़ेगा कि घटेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। यानी वाटर लेवल क्या है, सेम है। इसी को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हलचल होते रहता है। क्लोज वेसल बच्चों, ये रहा क्लोज वेसल्स। अगर ओपन रहेगा तो N2 है, H2 है, गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसलिए क्लोज वेसल्स को लेना है या सिस्टम। नेक्स्ट कहता है ए कैटेलिस्ट कैन नोट चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसको समझना है। जैसे ये है रिवर्सिबल डैश बी है, यहां अगर कैटेलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कैटेलिस्ट का क्या काम है, रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाना या घटाना, है ना। तो कहता है कि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के स्पीड को एक साथ बढ़ा सकता है, लेकिन इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद एट इक्विलिब्रियम the concentration of substance becomes constant at constant temperature। अगर इक्विलिब्रियम में है ना, तो कहता है कंसेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम डेल जी इज इक्वल टू जीरो। इक्विलिब्रियम में जो है बच्चों फ्री गिब्स एनर्जी जो है जीरो है। यहां तक नोट किया जाए बच्चों। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों द्रव्यमान कार्य का नियम। इस नियम का प्रतिपादन जो है गुलबर्ग एंड बागे साहब दिए थे। बागे है। अब इसको समझने के लिए बच्चों एक रिवर्सिबल रिएक्शन को लेते हैं, A प्लस B रिवर्सिबल डैश देंगे, C प्लस D। A रहा बच्चों आपका फॉरवर्ड और A रहा आपका बैकवर्ड। यानी रिएक्टेंट हो गया और ये आपका प्रोडक्ट। अब बच्चों हम लोग समझते हैं, है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या चिड़िया के बारे में बताए थे। अब ये जो है बच्चों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया और ये जो है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। तो यहां लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास। किसका रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट में दो पार्ट है, ए बी। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट। यानी इसको अगर ऐसे करते हैं के एफ ए हो गया आपका। इसी तरह से बैकवर्ड का लिखेंगे रेट ऑफ
बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्टिव मास प्रोडक्ट का C और एक्टिव मास D। फिर यहां प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये आ जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए Kb C D। अब कहता है एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है ना तो Kf A एक्टिव मास B बराबर हो जाएगा Kb एक्टिव मास C और एक्टिव मास D, है ना। अब Kb बच्चों इधर ले आइए तो Kf बटे Kb बराबर C एक्टिव मास D डिवाइडेड बाई एक्टिव मास A एक्टिव मास B। अब A जो है बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, K क्या हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Ke भी दे सकते हैं, है। अब बच्चों थोड़ा सा समझिएगा, ये जो है बच्चों क्या है एक्टिव मास, और एक्टिव मास कहते हैं मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर सांद्रता, है ना। यानी फिर यहां कर दीजिए यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, फिर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और N होता है बच्चों W/m वेट इन ग्राम इंटू मोलिकुलर वेट इंटू V। यानी आपका मोलर कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला हो गया M इंटू यही है बच्चों। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, K जो है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको जो है बच्चों दो टर्म में पढ़े समझेंगे, इन टर्म ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन, यानी यहां हो जाएगा Kc, और दूसरा जो है बच्चों इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, यहां हो जाएगा बच्चों Kp। यहां तक छाप लीजिए। अब बच्चों हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक बार फिर से पुराना जो है कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं बच्चों। रिएक्शन है A प्लस B, रिवर्सिबल डैश देंगे C प्लस D, और इस बार जो है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स को भी इंक्लूड कर देते हैं। A मोल है, A आपका B मोल है, C है और A D है। A रहा बच्चों आपका फॉरवर्ड और ये रहा आपका बैकवर्ड, है ना। अब यहां बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है डिक्रीज करता है एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है इंक्रीज करता है। आफ्टर सम टाइम्स बोथ आर बिकम्स इक्वल, दिस कंडीशन इज नोन एज केमिकल। अब बच्चों यहां क्या कहता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ A पर पावर A, एक्टिव मास ऑफ B पर पावर B। ये क्या है बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास
एक्शन, है ना। इसी तरह से हम लोग करते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास C पर पावर C, D पर पावर D। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे। अगर हटाते हैं तो ये आता है रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर के एफ, ए पर पावर ए, बी पर पावर बी, है ना। ये क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी प्रकार से यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे, यानी आर ओ बी, रेट ऑफ बैकवर्ड यहाँ हो जाएगा के बी, सी पर पावर एक्टिव मास सी पर पावर सी, डी पर पावर डी। कहता है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में अगर है तब आर ओ एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसी को कहते हैं बच्चों लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। यानी ये दोनों बराबर हो गया तो यहां ऐसे करेंगे आर के एफ एक्टिव मास ए पर पावर ए, एक्टिव मास बी पर पावर बी, बराबर क्या हो जाएगा के बी एक्टिव मास सी पर पावर सी और डी पर पावर डी, है ना। अब बच्चों के बी को इधर कर लीजिए, यानी के एफ वटे के बी बराबर क्या हो जाएगा एक्टिव मास सी पर पावर सी, डी पर पावर डी डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ए पर पावर ए और बी पर पावर बी। अब ए जो है बच्चों आप के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी के बराबर आ गया सी पर पावर सी और डी पर पावर डी डिवाइडेड बाई ए पर पावर ए और बी पर पावर बी। ये हो गया आपका के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब बच्चों यहां तक छाप लीजिए। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो पार्ट में विभक्त कर लेते हैं, है ना, दो पार्ट में विभक्त करते हैं। पहला पार्ट है बच्चों केसी और दूसरा पार्ट है केपी, है ना। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है डिपेंड करता है एक्टिव मास, यानी ये आपका एक्टिव मास हो गया, एक्टिव मास, और इसको जो है बच्चों एक्सप्रेस करना है मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन, है ना। और मोलर कंसेंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसके यूनिट की बात कर ले मोल पर लीटर, है ना। यानी यहां हो जाएगा अगर केसी करते हैं, केसी बराबर सी पर पावर सी, डी पर पावर डी और ए पर पावर ए, बी पर पावर बी। अब यहां एक चीज को ध्यान में रखना है बच्चों, या तो लिक्विड को लेना है और नहीं तो फिर गैस को लेना है, भूल के भी सॉलिड को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे हम लोग देखेंगे। अब कहता है केपी, तो कहता है एक्टिव मास जो है, एक्टिव मास को एक्सप्रेस करना है पार्शियल प्रेशर, और हर गैस का पार्शियल प्रेशर होता है बच्चों, हर गैस का होता है। यानी अगर केपी बराबर लिखते हैं तो यहां लिखेंगे पीसी पर पावर सी, पीडी पर पावर डी, पीए
पर पावर ए और पीवी पर पावर पी। और यहाँ जो है पार्शियल प्रेशर का यूनिट होगा तो एटीएम होगा, है ना। यहाँ जो है बच्चों सिर्फ गैस को लेना है, और चूंकि गैस है तभी पार्शियल प्रेशर होगा। अब एग्जांपल देखते हैं। CaCO3 रिवर्सिबल है, CaO प्लस CO, ये जो है बच्चों आपका क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस है। Kc बराबर अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, प्रोडक्ट CaO CO2 डिवाइडेड बाई CaCO3। ये हो गया बच्चों। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं। सॉलिड क्या कहता है, सॉलिड को नहीं लेना है तो इसको हटा दीजिए, सिर्फ गैस को ही लीजिए। यानी Kc बराबर हो गया CO2 पर पावर 1 दीजिए चाहे नहीं, है ना, CO2। अब कहता है यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिए, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट and is taken unity 1, हमेशा याद रखिए। अब बच्चों यहाँ जो है केसी तो लिख दीजिए। अब केपी आपसे पूछेगा, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 है ना। अब केपी लिखने के लिए कहेगा, केपी बराबर तो क्या लिखेंगे, पी CO, यही लिखेंगे। और इसका यूनिट क्या होगा, 80। कितना आसान है बच्चों। और एग्जांपल देखते हैं। N2O4 जो कि आपका गैस है, यहाँ हो जाएगा 2NO2। अब यहाँ केसी लिखने के लिए कहेगा, केसी बराबर क्या करेंगे, प्रोडक्ट है NO2 पर पावर 2 डिवाइडेड बाई N2O4 पर पावर 1। यूनिट की बात करें तो यहाँ हो जाएगा मोल पर लीटर पावर 2, और यहाँ पावर 1 ऊपर जाएगा, इस प्रकार, है ना। केपी अगर कहेगा लिखने के लिए तो केपी बराबर लिखेंगे, केपी यानी P NO2 पर पावर 2 डिवाइडेड बाई P N2O4 पर पावर 1। यूनिट कहेगा तो एटीएम 2 माइनस 1। बच्चों यहां तक नोट कीजिए। अब बच्चों हम लोग देखते हैं H2O, ए आपका लिक्विड है, H2O ए आपका गैस है। इसमें बच्चों क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, यानी ये क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, है ना। और इसमें अगर हम केसी लिखते हैं तो केसी बराबर क्या है, H2O गैस है ना, H2O लिक्विड है, जो कि बच्चों ये बिल्कुल गलत है। इसमें लेना है केसी बराबर H2O गैस। ऐसा क्यों, तो लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ लिक्विड विथ गैस इज टेकन यूनिटी 1। इसी प्रकार से बच्चों केपी भी हो जाएगा, केपी बराबर यहाँ तो लेना है P H2O पर पावर 1 दीजिए चाहे नहीं। यूनिट क्या होगा, एटीएम, और यहाँ यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। नेक्स्ट एग्जांपल, N2 प्लस 3H2
रिवर्सिबल डैश 2NH3। ये सभी जो है बच्चों गैस है, सभी गैस है। तो फिर क्या कहना है, पहले Kc निकालिए। Kc बराबर NH3 पर पावर 2, N2 पर पावर 1, H2 पर पावर 3, है ना। अब इसका जो है यूनिट अगर आपको लिखना है तो यहाँ लिखेंगे मोल पर लीटर पर पावर 2। अब माइनस क्या होगा, 3 और 1 4, -4। Kp निकालिए। Kp बराबर PNH3 पर पावर 2, यहाँ लिखेंगे PN2 पर पावर 1 और PH2 पर पावर क्या हो जाएगा 3। यहाँ यूनिट लिखना होगा ATM 2 -4। और एग्जांपल देख लीजिए, TCl5 PCl3 प्लस Cl2, ये गैस है, गैस है, गैस है। Kc लिखिए। Kc PCl3 1 है, Cl2 ये भी 1 मोल है। यहाँ जो हो जाएगा बच्चों PCl5 ये भी 1 है। यूनिट लिखेंगे मोल पर लीटर। अब ये 1 1 क्या हो गया 2 -1। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, Kp लिखेंगे। Kp और इसमें क्या है PCl3 पर पावर 1, PCl2 पर पावर 1 डिवाइडेड बाई PCl5 पर पावर 1। यूनिट लिखेंगे ATM 2 -1। और एग्जांपल बच्चों देख लीजिए, H2 प्लस I2 2HI, ये गैस है, गैस है और ये भी आपका गैस है। Kc लिखिए। Kc बराबर HI है पर पावर 2, H2 है पावर 1, I2 है पावर 1। यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर 2 -2। अब यहाँ बच्चों Kp लिख दीजिए। Kp बराबर यहाँ करेंगे PHI पर पावर 2, यहाँ करेंगे PH2 पर पावर 1, PI2 है पर पावर 1। यूनिट लिखेंगे ATM, ऊपर है 2 और -2 क्योंकि एक ए है और ए है ना -2। अब बच्चों यहाँ तक छाप लीजिए। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। अब बच्चों इसके लिए फिर से हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। A है, B है, रिवर्सिबल डैश, C प्लस D। A मोल है, B मोल है, C मोल है, D मोल है। अब डायरेक्ट हम लोग जो है बच्चों एक्टिव मास को एक्सप्रेस करते हैं पार्शियल प्रेशर के केस में, यानी Kp बराबर हो जाएगा Pc पर पावर C, Pd पर पावर D डिवाइडेड बाई Pa पर पावर A, Pv पर पावर B, है ना। We know that, हम लोग जानते हैं क्या, Pv बराबर nRT होता है ना। इसलिए P बराबर बच्चों n/v RT और n/v बराबर होता है मोलर कंसेंट्रेशन, इसलिए P बराबर CRT हो गया। अब जहां जहां P नजर आ रहा है CRT को बैठा दीजिए, है ना। यानी ये हो गया Kp बराबर CCRT पर पावर C, CDRT पर पावर D, CART पर पावर A, CBRT पर पावर
चलिए बैठा दीजिए, अब अलग अलग आरटी को अलग कर दीजिए, यानी के पी बराबर सी सी पर पावर सी, सी डी पर पावर डी, आर टी पर पावर क्या कर दीजिएगा सी प्लस डी, है ना, ऐसे कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई सी ए पर पावर ए, सी बी पर पावर बी, और यहां कर दीजिए आर टी ए प्लस बी, है ना, ये हो गया बच्चों। अब यहां ध्यान दीजिएगा के पी बराबर, अब ये देख लीजिए कंसेंट्रेशन के केस में आ गया, यानी मोलर कंसेंट्रेशन एक्टिव मास, यानी यहां हो जाएगा के पी बराबर के सी आर टी, और पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी सी प्लस डी, और ये हो जाएगा माइनस ए प्लस डी, यानी के पी बराबर के सी आर टी डेल्टा एन। यही बच्चों आपका क्या आया रिलेशन, वेयर डेल्टा एन बराबर एन पी माइनस एन आर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन ओनली गैसियस मोलिक्यूल्स को ही लेना है ना। अब बच्चों एग्जांपल में हम लोग देखते हैं N2 प्लस 3H2 2NH3, ये सभी जो है बच्चों आपका गैस है। डेल्टा एन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है, 2 लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 3 और 1 4 है, 4 लिखेंगे, क्या आ रहा है -2, यानी डेल्टा एन में भी नेगेटिव। फिर लीजिए PCl5 PCl3 प्लस Cl2 गैस है, गैस है, गैस। डेल्टा एन लीजिए 1 और 1 2 मोल हो गया प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट 1 मोल है, 1 बराबर क्या आ गया प्लस, डेल्टा एक्स में भी पॉजिटिव। फिर लीजिए H2 प्लस I2 2H I 2H I हो गया, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, सभी गैस है। डेल्टा एन बराबर प्रोडक्ट 2 मोल है और रिएक्टेंट 1 1 2 है, यानी 0। डेल्टा एक्स में भी 0 आता है, तो Kp हमेशा Kc के इक्वल होता है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बच्चों लिखा जाए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और उतना ही आसानी से आप सीखेंगे, बशर्ते वीडियो देखते रहिए। फर्स्ट पॉइंट कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is calculated when concentration of reactant and product becomes कांस्टेंट। कहता है किसी रिएक्शन में, यानी किसी रिएक्शन में, ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन में, जब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is not depends on the initial concentration,
इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इनिशियल कंसेंट्रेशन पर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। और कोची कोची पर नहीं करता है बच्चों? वॉल्यूम हो गया, कैटेलिस्ट हो गया। कैटेलिस्ट का काम है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना या घटाना या दोनों साइड को एक साथ बढ़ाना, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं डालना। एंड इनर्ट मटेरियल, इनर्ट मटेरियल क्या हो गया? इनएक्टिव, इनएक्टिव मटेरियल। अब इनएक्टिव मटेरियल मीन्स क्या हो गया बच्चों? जैसे हो गया हीलियम हो गया, नियन हो गया, इस सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पड़ेगा किस पर? अब यहां ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंड्स on the mode of reaction। अब मोड ऑफ रिएक्शन क्या है ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया बच्चों A है, रिवर्सिबल डैश B है, तो यहाँ जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ke बराबर K होगा, है ना। अब कहता है इस रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए, B कर दीजिए इधर फॉरवर्ड साइड, A कर दीजिए बैकवर्ड साइड, तो यहाँ जो है Ke हो जाएगा 1/K, है ना। अब कहता है इसी रिएक्शन को, है ना, यहाँ भी 2 कर दीजिए, यहाँ भी 2 कर दीजिए, यानी दोगुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? Ke बराबर Ks, है ना। अगर तिगुना कर दीजिए तो K³ हो जाएगा, चौगुना कर दीजिए तो K4 हो जाएगा, इस तरह से। चलिए ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट। सेकेंड ध्यान दीजिएगा, अब A है, रिवर्सिबल डैश B है, यहाँ जो है आपका K1 है, एक है X रिवर्सिबल डैश Y, A है बच्चों K2। अगर ये दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर देते हैं, यानी A प्लस X रिवर्सिबल डैश B प्लस Y, तो यहाँ क्या हो जाता है? Ke बराबर K1 इंटू K1 इंटू K2, है ना। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा और ध्यान, जैसे मान लिया कोई रिएक्शन है, H2 है प्लस I2 है, रिवर्सिबल डैश 2HI है ना। अब इस रिएक्शन को हाफ कर दीजिए, 1/2 H2 1/2 I2 रिवर्सिबल डैश 2 हटा देना है HI, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका Ke बराबर K1/2, या इसको आप लिख सकते हैं √, है ना। अब बच्चों यहां तक नोट कर लीजिए, ये जो है बच्चों थर्ड नंबर मोस्ट VVI पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट depends on only temperature। सबको छोड़ दीजिए, है ना। कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला है, log K1 by K2 इक्वल टू del H 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। अब कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है तो टेम्परेचर यहाँ क्या हो जाएगा T1, अगर K2 है तो टेम्परेचर हो जाएगा T2, यानी T2 ग्रेटर देन T1 मान लिया। अब यहाँ जो है बच्चों डेल एच है, इसको कहते हैं चेंज ऑफ इंथैल्पी, चेंज ऑफ इंथैल्पी या हीट ऑफ एनर्जी। आर जो है गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है गैस कांस्टेंट। अब यहां कहता है इफ डेल एच इज इक्वल टू 0, अगर यहां डेल एच 0 हो जाता है तो यहां जो है log K1 बाई K2 इज इक्वल टू 0। उस स्थिति में बच्चों K1 बराबर K2 यानी टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, इफ डेल एच इज इक्वल टू निगेटिव, और जब निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। अब इसमें बच्चों हीट जो है बाहर निकल रहा है, हीट बाहर निकल रहा है तो क्या होगा log K1 बाई K2 0 होगा कि नहीं। और उस स्थिति में कहता है अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, है ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, घटेगा, यानी K2 लेस देन K1। इफ डेल एच पॉजिटिव है ना, तो क्या होगा log K1 बाई K2 ग्रेटर देन 0, है ना। उस स्थिति में कहता है अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा। उस स्थिति में आपका K2 ग्रेटर देन क्या होगा, K1 होगा। यानी टेम्परेचर का प्रभाव कब पड़ता है, जब डेल्टा एच में भी पॉजिटिव होता है। इसमें भी बच्चों इस पॉइंट को याद रखना है, यहां तक नोट किया जाए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सुंदर टॉपिक है बच्चों और आसानी से आपको समझ में भी आएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको समझने के लिए बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन को लेते हैं, PCl5 है, रिवर्सिबल डैश PCl3 Cl2, और ये सभी गैसियस फेज में है ना। अब कहता है इनिशियली लेते हैं या टाइम बराबर 0 सेकेंड करते हैं, तो 1 मोल है और प्रोडक्ट तो बनेगा ही, है ना। एट इक्विलिब्रियम या आफ्टर T सेकेंड, है ना। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे मान लिया 1 मोल रिएक्टेंट है, इसका डिसोसिएशन होगा, 100% नहीं होगा, कुछ डिसोसिएशन होगा। अगर 100% डिसोसिएशन होता है तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम तो होगा ही। तो कहता है कि 1 मोल रिएक्टेंट का कितना मोल डिसोसिएट होता है, उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये हो गया आपका 1 माइनस अल्फा, और जितना डिसोसिएट होगा बच्चों उतना फॉर्म होगा इधर, है ना। यानी नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट, यानी 1 मोल रिएक्टेंट में कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय जितना मोल है रिएक्टेंट का, यानी टोटल मोल ऑफ द रिएक्टेंट। चलिए तो समझ गए,
अब बच्चों अगर आपसे पूछेगा परसेंट ऑफ डिसोसिएशन, परसेंट ऑफ डिसोसिएशन, सपोज दैट अल्फा यहाँ डिसोसिएट हो रहा है 0.4 है, तो कहता है एक में 0.4 डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए 100, यानी 100 इंटू अल्फा। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, अल्फा बराबर जो होता है बच्चों 0 to 1, यानी 0 to 1 का मतलब ये नहीं कि 1 के बराबर हो। अगर 1 के बराबर अल्फा आता है, डिसोसिएट हो रहा है, यानी ये कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है। और कंप्लीट रिएक्शन कहाँ होता है? इररिवर्सिबल रिएक्शन में, इररिवर्सिबल रिएक्शन में, जहाँ की इक्विलिब्रियम संभव नहीं है। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है? सपोज दैट ये जो है 1 लीटर वेसल्स में रिएक्शन हो रहा है, क्लोज वेसल्स में, तो कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा बाई भी कर सकते हैं, भी मान लीजिए, अल्फा बाई भी, अल्फा बाई भी। अब जब ये कंसेंट्रेशन में अगर आ रहा है ना, तो केसी बराबर क्या होगा? प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन यानी PCl3 Cl2 डिवाइडेड बाई PCl5 होगा कि नहीं? PCl5। अब वैल्यू बैठा दीजिए, अल्फा बटे भी इंटू अल्फा बटे भी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बटे भी, यही हो जाएगा केसी बराबर। अगर केपी अगर आपसे पूछ रहा है, केपी बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? PCl3 पार्शियल प्रेशर हो जाएगा इसमें, PCl2 डिवाइडेड बाई PCl5। अब यहाँ बच्चों क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ मोल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मोल निकालना है, बराबर क्या है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा। अब बच्चों यहाँ PCl5 है, इसको क्या करेंगे? इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 1 माइनस अल्फा इंटू पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा। चलिए इसका हो गया PCl3 कर दीजिए, PCl3 इसका निकालना है अल्फा इंटू पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा। इसके बाद PCl2 का निकालेंगे, अल्फा इंटू पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा। चल सभी का वैल्यू आ गया। अब बच्चों इसमें बैठा दीजिए, वही आपका केपी आएगा। यहाँ तक बच्चों नोट कर लीजिए। ली चटेलियस प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और उतना ही आसानी से आपको समझ में आएगा, बशर्ते वीडियो देखते रहिए। प्रिंसिपल इस थ्योरी का प्रतिपादन बच्चों 1884 ईस्वी में हुआ था, और इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है किसी चीज के अधिक प्रोडक्शन में, है ना। प्रोडक्शन बढ़ाना है, जैसे हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनता है, अधिक अमोनिया बनाना है, इस प्रिंसिपल का यूज करना होगा। ये प्रिंसिपल है क्या? तो सबसे पहले कहता है इस प्रिंसिपल का यूज रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन बोले तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, यानी दोनों साइड से रिएक्शन होता है। और रिवर्सिबल रिएक्शन है तो स्वाभाविक है बच्चों इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम अगर आ गया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तब उसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। जैसे कोई रिएक्शन है बच्चों, ए है प्लस बी है
रिवर्सिबल डैश है, सी है, प्लस डी है। ए फॉरवर्ड है और ये आपका बैकवर्ड है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करता है एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करता है। आफ्टर सम टाइम्स बोथ आर बिकम्स इक्वल हो जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब कहता है कि इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाला कई कारक होता है। इसमें से मेन होता है टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, है। कहता है इन तीनों में से किसी को बदल दीजिए, बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए। तो स्वाभाविक है क्योंकि इक्विलिब्रियम तो स्टेबल होता है, और अगर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब होगा और उसके प्रभाव को या तो खत्म करेगा और नहीं तो फिर कम करेगा, है ना। इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग किसी डॉगी को बुलाते हैं। अब डॉगी को बुलाते हैं, अब उतना बढ़िया तो बच्चों बनेगा नहीं डॉगी, है नहीं, लेकिन मोटा मोटी बना लेते हैं। ये तो सुअर आपका बन गया। अब ये बच्चों क्या है, सोया हुआ है ना, सोया हुआ है एकदम आराम से, है ना, विदाउट टेंशन के। अब कोई बच्चा आ गया, है ना, कोई बच्चा आ गया। अब बच्चा का क्या काम है, ढेला फेंकना, है ना। अब ये जो है ढेला फेंक रहा है, यहाँ कुत्ता को मार रहा है। कुत्ता को जब मार रहा है तो इसका नींद से तो स्वाभाविक है कि जागेगा, डिस्टर्ब होगा। उस सिचुएशन में या तो इस पर अटैक करेगा, इसके प्रभाव को, इसको खत्म करेगा, और नहीं तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए अपना दूरी को बढ़ाएगा, वहां से भाग जाएगा दूसरी जगह ताकि इसके ढेला का प्रभाव यहाँ तक नहीं पड़े। इसी को तो कहते हैं बच्चों लीचटेलियस प्रिंसिपल, है। तो इसका डिफिनेशन अगर कहे तो लिखेंगे इफ ए रिवर्सिबल reaction taking at equilibrium यदि कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया इक्विलिब्रियम में है एंड फैक्टर affecting the equilibrium अब कहता है इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाला कारक जैसे सच एज टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया एंड कंसेंट्रेशन हो गया। कंसेंट्रेशन आर चेंज्ड। कहता है इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाला फैक्टर है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसेंट्रेशन, तीनों में से किसी को बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, है ना। कंसेंट्रेशन आर चेंज। तो कहता है इक्विलिब्रियम gets shifted in such a way so as to involve of the imposed चेंज। कितना आसान है बच्चों। कहता है यदि कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना साम्यावस्था में हो, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाला फैक्टर टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसेंट्रेशन को चेंज कर दिया जाए तो कहता है इक्विलिब्रियम ऐसी दिशा की ओर अग्रसर होता है कि इन कारक यानी इन फैक्टर के प्रभाव को या तो कम किया जाए और नहीं तो इसको नष्ट किया जाए, है। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, प्रभावित करने वाला कारक चेंज इन कंसेंट्रेशन है, बहुत सारा फैक्टर है,
एडिशन ऑफ इनर्ट गैस है, वॉल्यूम है, कैटेलिस्ट है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज किया जाता है किसी चीज के प्रोडक्शन को बढ़ाने में। तो बच्चों यहां तक छापिए। अब बच्चों हम लोग लिखते हैं चेंज इन कंसेंट्रेशन, या इसको नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। इसके लिए बच्चों हम लोग रिएक्शन को लेते हैं, N2 है, 3H2 है, रिवर्सिबल डैश है, 2NH3, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है N2 के कंसेंट्रेशन को अगर बढ़ा रहे हैं, N2 के कंसेंट्रेशन को अगर बढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, यानी डिस्टर्ब होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। शिफ्ट होगा, कैसे शिफ्ट होगा? अब बच्चों इसके कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इसको घटाएगा, है ना, घटाएगा, यानी इसका प्रोडक्शन हर हाल में बढ़ेगा, इसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। मान लिया यहाँ 2 मोल कर दिए, 2 मोल कर दिए तो यहाँ क्या हो जाए? 2 दूनी 4, 4 होगा, है ना, यानी हर हाल में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप खुद देखिए, यहाँ मोल की संख्या बढ़ाएगा, है ना, 2 मोल कर दिए तो यहाँ नाइट्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, 4 हो गया तो यहाँ क्या करेंगे? 4 करना होगा, यानी प्रोडक्शन अमोनिया का बढ़ा कि घटा। मान लिया H2 के कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो कहता है इक्विलिब्रियम हर हाल में डिस्टर्ब होगा, है ना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा? तो कहता है इसके कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो यहाँ 3 दूनी 6 कर दीजिए, 6 मोल कर दीजिए, है ना, 6 मोल कर दीजिए। इधर कितना? 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, इधर 6 दूनी 12 है, हर हाल में इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। स्वाभाविक है इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब बच्चों यहाँ देखिए NH3 इसको जो है आप रिमूव कर दीजिए, रिमूव माने निकाल दीजिए। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब तो बच्चों वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन ये तो सॉल्युबल है ना, इसको जो है हटा दीजिए। हटा दीजिएगा, क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं? डिस्टर्ब होगा। आइए हटेगा तो स्वाभाविक है कि इसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, इसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन फिर से होगा, फिर से निकालिए, प्रोडक्शन फिर से होगा, यानी हर हाल में क्या होगा? इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन। मोटा मोटी ये समझ लीजिए बच्चों कि जिधर का कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्शन शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन हम लोग को क्या करना है? प्रोडक्शन को बढ़ाना है। प्रोडक्शन को बढ़ाने में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा। बच्चों यहाँ तक छाप लीजिए। चेंज इन प्रेशर। अब बच्चों यहाँ है N2 है प्लस 3H2 है, रिवर्सिबल डैश 2NH3 है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस। एक चीज हमेशा याद रखिए, प्रेशर को अगर बढ़ाते हैं, है ना, तो कहता है इक्विलिब्रियम
शिफ्ट दैट डायरेक्शन which has lesser number of mole, है ना। अब यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं, इनक्रीज करते हैं, तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट कै मोल है, 2 मोल है, रिएक्टेंट 3 और 1 4 मोल है। किधर मोल की संख्या कम है, प्रोडक्ट में है। तो कहता है कि अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इसको भी लिख दीजिए, डिस्टर्ब होगा, है ना। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो शिफ्ट करेगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमेशा याद रखिएगा। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, N2O4 है, गैस है, रिवर्सिबल डैश 2NO2। अब यहाँ देखिए प्रेशर को बढ़ा दीजिए, प्रेशर को बढ़ा दीजिए, इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा किधर, जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल है, यानी यहाँ 2 मोल है और यहाँ 1 मोल है, शिफ्ट करेगा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्योंकि प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो यहाँ प्रेशर को घटा दीजिए, प्रेशर को घटा दीजिए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कितना आसान है बच्चे, इसलिए कहते हैं रेगुलर क्लास करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर पूछिए, यहाँ तक छाप लीजिए। प्रेशर में एक चीज और आप देख लीजिए बच्चों, जैसे है H2 प्लस I2, है ना, रिवर्सिबल डैश 2HI, है ना, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है ना। यहाँ डेल्टा N का मान क्या हो रहा है, 2 - 2 0 हो रहा है ना। और रिएक्शन देखिए, N2 है, O2 है, 2NO है, सभी गैसियस फेज में है, गैसियस फेज में। इसमें डेल्टा N का मान क्या है, 2 - 2 = 0। कहता है कि जहां डेल्टा X का मान 0 आता है, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना, इसको याद रखिए। कहता है जिस साइड मोल की संख्या घटता प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिस साइड मोल की संख्या कम रहता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है उसी साइड। लेकिन डेल्टा N का मान अगर 0 है तो प्रेशर का उस इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर और टेम्परेचर की बात आ गई तो रिएक्शन जो है बच्चों 2 टाइप का होता है। कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी इवॉल्व होता है, और कुछ ऐसा रिएक्शन भी होता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, यानी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हीट रिलीज हो रहा है यानी निकल रहा है, देने की जरूरत नहीं है, तो वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर यहाँ टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हैं, है ना, हीट एब्जॉर्ब जिसमें हो रहा है, तो कहता है इक्विलिब्रियम जो होता है शिफ्ट करता है, शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन हमेशा याद रखिए, है ना। इसमें पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन हो। अब एग्जांपल में ले लेते हैं, N2 है, 3H2 है, 2NH3 है, -22.4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। यानी ये जो है बच्चों आपका एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक में क्या कहें, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा इसको याद रखिएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। यहाँ तक छापिए। ली चटेलियर्स प्रिंसिपल। में बच्चों हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। तो लिखा जाए एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल मीन्स क्या होता है बच्चों? कहता है डू नॉट रिएक्ट with reactant और प्रोडक्ट। कहता है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करता उसको इनर्ट मटेरियल। अब कहता है इनर्ट मटेरियल को ऐड करना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम को कांस्टेंट करके अगर इनर्ट मटेरियल को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, हमेशा याद रखें, है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर को कांस्टेंट करके इनर्ट मटेरियल को ऐड करते हैं तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे है PCl5 रिवर्सिबल डैश है, PCl3 है प्लस Cl, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इसमें बच्चों डेल्टा एन अगर निकालते हैं, डेल्टा एन बराबर NP माइनस NR, यानी प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। यहाँ जो आ रहा है डेल्टा एन बराबर, यहाँ देखिए एक और एक 2 मोल है और रिएक्टेंट का 1 मोल है, यानी आ रहा है +1, यानी डेल्टा एन जो है बच्चों ग्रेटर देन 0 है। और जब डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 होगा तो इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। पहले तो इक्विलिब्रियम जो है क्या होगा डिस्टर्ब होगा और उसके बाद शिफ्ट करेगा। यहाँ लिख दीजिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलिए तो हो गया। अब कहता है ना, N2 है प्लस 3H2 है, रिवर्सिबल डैश 2NH3 है ना। ए भी गैस है, ए भी गैस है, ए भी गैस है। प्रेशर को अगर कांस्टेंट करके इनर्ट गैस को डालेंगे तो इक्विलिब्रियम इसमें देख लीजिए, डेल्टा एन बराबर डेल्टा एन NP माइनस NR बराबर 2 माइनस 4 इक्वल टू -2, यानी 2 मोल है प्रोडक्ट, 2 लिखे हैं, 3 और 1 4 मोल रिएक्टेंट है, 4 लिखे हैं। यानी यहाँ जो है बच्चों डेल्टा एन लेस देन 0 है ना। और जब डेल्टा एन लेस देन 0 है तो इक्विलिब्रियम की इधर शिफ्ट करेगा, स्वाभाविक है बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ लिखेंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मोटा मोटी ध्यान में रखेंगे बच्चों, जिधर मूल की संख्या ज्यादा रहेगा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा कांस्टेंट प्रेशर का। अब बच्चों यहाँ हम लोग देखते हैं N2 प्लस O2 रिवर्सिबल डैश 2NO, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। यहाँ डेल्टा एन निकालिए, NP माइनस NR यानी 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, डेल्टा एन आपका 0 आ रहा है। और रिएक्शन देखिए H2 प्लस I2 2HI, गैसियस फेज में है सभी,
डेल्टा एन निकालिए, एन पी माइनस एन आर, 2 माइनस 2 इजकल टू 0, डेल्टा एन 0 आर। इस स्थिति में कहता है इनर्ट मटेरियल को ऐड करते हैं तो कोई प्रभाव, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव इक्विलिब्रियम पर नहीं पड़ता है। बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए। कहता है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल का जो है बच्चों यूज कैसे करेंगे, तो कहता है कि प्रोडक्ट को बढ़ाने में, है ना, जैसे हैबर प्रोसेस से अमोनिया का संश्लेषण करेंगे तो अमोनिया कैसे बढ़ेगा, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए। तो बच्चों हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज होना चाहिए। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, ये जो है बच्चों हैबर प्रोसेस के द्वारा, हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का सिंथेसिस हुआ था। N2 है प्लस 3H2 है, 2NH3 है, NH3 है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है ना। अब बच्चों पहला आता है कंसेंट्रेशन। अगर N2 का कंसेंट्रेशन और H2 के कंसेंट्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं मीन्स बढ़ाते हैं, है ना। तो कहता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट के पहले तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इसको कम करना चाहेगा, है ना, उस स्थिति में शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ लिख दीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो अमोनिया अधिक बनेगा, है ना। दूसरा इसी में बच्चों है, अगर NH3 जो है इसको रिमूव करते जाइए, माने बने निकाल लीजिए, उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ कमी होगा अमोनिया, है ना, कमी होगा तो इसके भरपाई के लिए फिर इधर से फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम, उस स्थिति में भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा और कंसेंट्रेशन इसका बढ़ेगा, है ना। दूसरा प्रेशर, अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा। प्रेशर को अगर बढ़ाते हैं, प्रेशर को अगर इंक्रीज करते हैं, है ना, तो कहता है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, है ना, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, उसके बाद इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे शिफ्ट करेगा, अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है आपका प्रोडक्ट, ये है आपका रिएक्टेंट, है ना। प्रोडक्ट में मोल की संख्या 2 है, रिएक्टेंट में मोल की संख्या 4 है। जिधर मोल की संख्या कम रहेगा इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जब प्रेशर को बढ़ाएंगे, है ना। तो इसमें बच्चों प्रेशर को बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम, क्योंकि इधर जो है यानी प्रोडक्ट बढ़ेगा क्योंकि इधर मोल की संख्या कम है। तो यहाँ एक लाइन बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एन अगर लेस देन 0 है, यानी 0 से कम है ना, और प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमेशा याद रखें फॉरवर्ड डायरेक्शन। तीसरा पॉइंट आ जाता है, तीसरा पॉइंट यहाँ जो है बच्चों, इसके साथ साथ 22.4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी भी निकल रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर के केस में, टेम्परेचर के केस में कहता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, है ना,
तो कहता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर करेगा, जिधर हीट एब्जॉर्ब करेगा, है ना। अब बच्चों यहाँ हीट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन ये है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसे तो ये जो है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लिख दीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी जो है रिलीज हो रहा है। अभी इधर से रिएक्शन को अगर देखते हैं, है ना, बैक साइड से, तो इधर क्या हो गया आपका, इधर हो गया आपका हीट एब्जॉर्ब, यानी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी बैकवर्ड टू फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी इसका प्रोडक्शन घटेगा। उस स्थिति में क्या करेंगे, टेम्परेचर को क्या कर देंगे, लो कर देंगे। इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। क्योंकि ये जो है बच्चों आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऊर्जा जो होता है रिलीज होता है, और ऊर्जा देंगे, ऊर्जा रिलीज होते जाएगा, यानी रिएक्शन बैकवर्ड टू फॉरवर्ड होगा। यानी टेम्परेचर को अगर कम करते हैं तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड टू बैकवर्ड होगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं फोर्थ कंडीशन में एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल है ना। इनर्ट मटेरियल में प्रेशर को कांस्टेंट करके, यानी प्रेशर कांस्टेंट है और इनर्ट गैस को डालते हैं, तो इनर्ट गैस को डालते हैं और कहता है कि जिधर मोल की संख्या ज़्यादा होता है रिएक्शन प्रोसीड, यानी रिएक्शन उस डायरेक्शन में होता है। अब बच्चों इधर है 2 मोल, इधर है 3 और 1 4 मोल। अगर इनर्ट गैस को डालेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, इसलिए इसका किसी प्रकार के कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। इसी को कहते हैं बच्चों फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। यहां लिख दीजिए फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। इसको पहले लिखिएगा बच्चों, इसके बाद अब इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसको अगर देख लिए हैं तो सब में ही कंडीशन लागू होगा। जैसे मान लिया मैन्युफैक्चर, थोड़ा सा और देख लीजिए, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो है बच्चों कांटेक्ट प्रोसेस से बनता है। कांटेक्ट, ये सारा चीज बच्चों बताया हुआ है, इनऑर्गेनिक उलट के देखिए, आसानी से आप सीखेंगे कांटेक्ट प्रोसेस से कैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। अब यहाँ बच्चों रिएक्शन है SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल डैश 2SO3, और यहाँ जो है बच्चों 42 जो भी रहे किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रहा है ना। रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, यानी ये भी बच्चों सेम कंडीशन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें भी डेल्टा एन में भी निगेटिव 2 मोल -3, 2 -3 -1 सेम कंडीशन लागू होगा, यानी कंसेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर। यहाँ भी जो है बच्चों आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो टेम्परेचर को लो कर दीजिएगा, है ना। इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। अब इसको बच्चों नोट कर लीजिए। छोटा सा टॉपिक है बच्चों जो कि पहले पढ़ाना चाहिए लेकिन वो छूटा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। रिएक्शन क्वेसेंट, सबसे पहले बच्चों इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख दीजिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू।
कहीं कहीं क्यू सी भी रहेगा, टेंशन लेना नहीं है, बल्कि दूसरे को दे देना। इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शन बोले तो इक्विलिब्रियम है ना। ए जो है, ए है प्लस बी है, रिवर्सिबल डैश है, सी प्लस डी। ए स्मॉल ए मोल है, बी मोल है, सी मोल है, डी है ना। अब कहता है कि केसी अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यानी सी पर पावर सी, डी पर पावर डी, ए पर पावर ए, बी पर पावर बी। अगर क्यू निकालना हो तब क्यू बराबर भी बच्चों यही होगा जो केसी है, यानी सी पर पावर सी, डी पर पावर डी, ए पर पावर ए और बी पर पावर बी। तो अंतर क्या है, दोनों एक ही चिड़िया का नाम है। तो बच्चों अंतर समझने के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर गौर करेंगे। कहता है कि ये जो है फॉरवर्ड है और ये है बैकवर्ड, ए रेट ऑफ फॉरवर्ड हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा। कहता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है डिक्रीज होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होता है। आफ्टर सम टाइम्स बोथ आर बिकम्स इक्वल हो जाता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में बच्चों आपका केसी हो जाएगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम आया तो आपका केसी होगा। अब क्यू कहाँ आएगा, तो अब बच्चों इसको हम लोग ग्राफ में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक खड़ी रेखा को लीजिए और एक बड़ी रेखा को लीजिए। एक तरफ रेट है, दूसरे तरफ टाइम है ना। अब कहता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करता है, डिक्रीज कराइए। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करता है, इंक्रीज कराइए। आफ्टर सम टाइम्स बोथ आर बिकम्स इक्वल, दिस कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। और यही बच्चों आपका केसी होगा, यानी इस टाइम आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम। अब कहता है क्वेश्चन, तो कहता है किसी भी पॉइंट, एनी पॉइंट, यहां भी हो सकता है, 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 एनी पॉइंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के किसी पॉइंट पर आपका जो है, यानी केसी है बच्चों एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। क्यू जो है एट एनी पॉइंट ऑफ रिएक्शन। अब यहां बच्चों समझने वाला बात है, जब एनी पॉइंट रिएक्शन के एनी पॉइंट पर क्यू है तो वेरिएबल क्वांटिटी होगा विथ टाइम, बदलेगा वैल्यू है ना। तो यहां फर्स्ट पॉइंट में लिखिए इट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी विथ टाइम। दूसरा इट हेल्प इन predicting the direction of reaction। कहता है रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करता है, प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद कहता है इफ Q ग्रेटर देन KC होता है, अगर Q KC से बड़ा होता है, रिएक्शन प्रोसेड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर Q ग्रेटर देन KC हो, इफ
क्यू लेस देन के सी, अगर लेस देन के सी होता है तो क्या हो जाता है, बैकवर्ड से फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि बैकवर्ड तो क्यू ग्रेटर रहता है पर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड यहां लिख दीजिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब बच्चों अगर Q बराबर KC होगा तो क्या होगा, तो इफ Q बराबर KC अगर हो जाता है तो लिखेंगे रिएक्शन, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। कितना आसान टॉपिक है बच्चों, रेगुलर क्लास करते रहिए। इसी के साथ